हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। दोस्तों, एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आ चुका हूँ आपके बीच में। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है उसके बारे में आज कंप्लीटली डिस्कशन करने वाले हैं कि कहाँ से आए ये प्रोग्राम, कैसे चल रहा है इंडिया में, कब लागू हुआ और कौन कौन सी वैक्सीन है जो प्रिवेंट करती हैं डिजीज़ को, और नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या है बेसिकली। उन सब के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। एक ही वीडियो में सब कुछ अपन क्लियर कर लेंगे, तो शुरू से एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है, काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से एग्जाम में आने की संभावना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो ताकि नॉलेज स्प्रेड हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो अपना यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखेंगे कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो बेसिकली आता किसके अंडर में है। तो एक डिवीज़न है इम्यूनाइजेशन डिवीज़न, वो किसके अंडर आता है, MOHFW। क्या है MOHFW? इसकी फुल फॉर्म पूछ लें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। क्या? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्या? फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जो अपना हेल्थ डिपार्टमेंट है इंडिया का, उसका क्या नाम है, MOHFW। और इसके मंत्री जी की बात करें तो कौन है इसके मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री कौन है इंडिया के, तो डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। क्या? मनसुख मांडविया जी। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए देखते हैं इम्यूनाइजेशन के अकॉर्डिंग। ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं कि इम्यूनाइजेशन डिवीज़न एट MOHFW, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP के अकॉर्डिंग ये कब आया, 1985 में। ठीक है, कब आया, 1985 में। इसमें देखिए इवोल्यूशन यानी कि शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में बात करेंगे, शुरुआत के बारे में बात करेंगे। वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़, कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकती हैं उसके बारे में बात करेंगे। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए न्यू वैक्सीन्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड एज पर NTAGI रिकमेंडेशन। ठीक है, अभी बेसिकली NTAGI क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। NTAGI क्या है, NTAGI की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी। क्या? नेशनल, यहाँ पे लिख देता हूँ, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन। क्या है NTAGI? कि नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन क्या करता है। ठीक है, NTAGI जो है वो रूल रेगुलेशन बनाता है, पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी बनाता है। ठीक है, अब देखिए इसके कंपोनेंट क्या रहने वाले हैं वो भी आप देख लीजिए। पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है, कोल्ड चेन, वैक्सीन और लॉजिस्टिक्स क्या है। ठीक है, इंजेक्शन सेफ्टी क्या है, वेस्ट डिस्पोजल कैसे किया जाना चाहिए। AEFI, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार फुल फॉर्म में पूछ गई है। AEFI क्या होता है, एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। क्या? एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद में स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, स्कीम्स कौन कौन सी हैं, एक तो आता है अपने रूटीन इम्यूनाइजेशन जो अपने इंडिया में चलता है थर्सडे को, जो लास्ट थर्सडे होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, और एक इम्यूनाइजेशन कैंपेन क्या है कि जगह जगह पर जाके वहाँ पे टीकाकरण करना। ठीक है, वो बात हो गई। एक है रिसोर्स मटेरियल, क्या गाइडलाइंस हैं, मॉड्यूल्स हैं और टूल्स हैं। ठीक है, और लास्ट में जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, एक्ट, रूल, सर्कुलर वगैरह जो हैं, कॉन्टैक्ट पर्सन, वो सभी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर रहे हैं अपन। देखिए सबसे पहले तो है क्या, इम्यूनाइजेशन डिवीज़न एट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसके बारे में देख लेते हैं अपन। देखिए इम्यूनाइजेशन डिवीज़न इज ए पार्ट ऑफ RCH प्रोग्राम। किसका पार्ट है, RCH प्रोग्राम। RCH प्रोग्राम क्या है बेसिकली, तो RCH प्रोग्राम की बात करें, RCH प्रोग्राम क्या है ये जान लेते हैं सबसे पहले। तो RCH की फुल फॉर्म क्या होती है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। क्या? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ हो गया। अब बात कर लेते हैं कि RCH लॉन्च कब किया गया था। लॉन्च किया गया था अप्रैल 2005 में। कब? अप्रैल 2005 में। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। NRHM की शुरुआत भी अप्रैल 2005 में हुई थी। जो पिछले राजस्थान CHO वैकेंसी हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि NRHM की स्टार्टिंग कब हुई,
NRHM कब लॉन्च हुआ, तो ये भी अप्रैल 2005। एक डेट पूछ ले तो 12 अप्रैल 2005 आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। RCH का पार्ट है इम्यूनाइजेशन डिवीज़न। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अंडर नेशनल हेल्थ मिशन जो अपना NHM है वो मैंने बता दिया आपको। इज प्लेस्ड एट द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, निर्माण भवन, न्यू दिल्ली। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं। इसके बाद में देखिए ये क्या काम करते हैं, जैसे जो अपनी वैक्सीन है, पोलियो है, मीजल्स है, जापानीज एनसेफेलाइटिस है, मॉनिटरिंग करते हैं एडवर्स इफेक्ट को और कोल्ड चेन मेंटेनेंस का काम करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। जो मैं आपको NTAGI बता रहा था वो देखिए यहाँ पे, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो अपन काम की चीज़ देख लेते हैं और जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से होता है कुछ। देखिए सबसे पहले होता है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का सेक्रेटरी, ये इस प्रकार से आप याद रखिएगा। फिर होता है एडिशनल सेक्रेटरी और मिशन डायरेक्टर जो होता है NHM या NRHM का। ठीक है, फिर होता है जॉइंट सेक्रेटरी जो RCH का होता है, और फिर होता है डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, इसके बाद में अपन DC और DC यानी कि इम्यूनाइजेशन और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये दो होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से होते हैं इम्यूनाइजेशन डिवीज़न, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात करते हैं अपन। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो कि 1985 में शुरू हुआ था, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इवैल्यूएशन की बात करते हैं। जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसका इवैल्यूएशन कहाँ से हुआ था। देखिए सबसे पहले 1978 में क्या आया इंडिया में, 1978 में EPI आया। क्या EPI, एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। क्या, एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ये तो इंडिया में है 1978 में, और वर्ल्ड वाइड बात करें तो 1974 में लागू हो चुका था। क्या, EPI वर्ल्ड वाइड 1974 में ही लागू हो चुका था। ठीक है, लिमिटेड रीच मोस्टली अर्बन। क्या हुआ EPI में कि इसकी जो रीच हुई, जो पहुंच हुई लोगों तक, वो मोस्टली शहरों तक पहुंच के रह गई। जो रूरल एरियाज थे उसमें इसकी पहुंच नहीं हो पाई। उसके बाद में क्या किया गवर्नमेंट ने, 1985 में आया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यानी कि जिसको अपन UIP बोलते हैं, 1985 में। ठीक है, इसमें क्या किया ये देखिए, फॉर रिडक्शन ऑफ मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी ड्यू टू 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। ठीक है, मृत्यु दर और जो रुग्णता दर है उसको कम करने के लिए जो 6 प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं, ठीक है, उनको डिक्रीज किया। इंडिजिनस वैक्सीन प्रोडक्शन कैपेसिटी एनहेंस्ड। ठीक है, इंडिया में ही जो वैक्सीन बनाने की कैपेसिटी है उसको बड़े पैमाने पे किया गया। ठीक है, कोल्ड चेन मेंटेन की, यानी कि एस्टेब्लिश्ड की गई। फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन, फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, जैसे जनवरी फरवरी में पोलियो का फर्स्ट फेज़ है और उसी साल में अक्टूबर नवंबर में सेकंड फेज़। इस हिसाब से 2 फेज रखते हैं एक साल में। ऑल डिस्ट्रिक्ट कवर्ड बाय 1989 टू 90। इस हिसाब से जो 6 प्रिवेंटेबल डिजीज़ थी उनके अकॉर्डिंग सभी डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिए गए 1989-90 तक। ठीक है, उसके बाद में मॉनिटरिंग किया गया, इवैल्यूएशन सिस्टम लागू किया गया और इम्प्लीमेंटेड किया गया। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या किया गया, 1986 में देखिए टेक्नोलॉजी मिशन ऑन इम्यूनाइजेशन। टेक्नोलॉजी मिशन क्या था जो 1986 में आया, इसके बारे में देखिए, मॉनिटरिंग अंडर PMO's 20 पॉइंट प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने देखिए 20 सूत्री प्रोग्राम चलाया था 1986 में। कौन सा, 20 सूत्री प्रोग्राम। उसमें क्या किया गया कि कवरेज इन इन्फेंट, जैसे 1 साल तक के बच्चे थे उनको मॉनिटर, खास तौर पे 1 साल के बच्चों को मॉनिटर किया गया। उसके बाद में इसमें क्या हुआ आगे प्रोग्राम में, वो देखिए आप, 1992 में आया एक CSSM। CSSM क्या होता है बेसिकली, CSSM की फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं तो चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। यानी कि पहले तो अपन चाइल्ड पे फोकस कर रहे थे, लेकिन उसके बाद हुआ कि बेसिकली गवर्नमेंट ने कहा कि चाइल्ड के साथ साथ मदरहुड को भी अपने को प्रिवेंट करना है। जैसे कोई माँ होती है उसको भी अपने को मोर्टेलिटी से बचाना है, तो दोनों के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गवर्नमेंट ने जिसको हम CSSM के नाम से जानते हैं। तो CSSM में क्या किया गया कि UIP और सेफ मदरहुड प्रोग्राम, इन दोनों को ही इंक्लूड किया गया। यानी कि UIP हो गया अपना यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और जो सेफ मदरहुड प्रोग्राम है उन दोनों को इसमें शामिल कर लिया गया। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए क्या हुआ, 1997 में गवर्नमेंट ने क्या किया कि RCH फर्स्ट के नाम से प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। कब, 1997। ठीक है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है,
इसके बाद में 2005, अभी थोड़ी देर पहले बताया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM की शुरुआत हो गई। ये क्वेश्चन पिछले राजधानी क्षेत्र एग्जाम में पूछ लिया गया था। ठीक है, 2005 में क्या हुआ, NRHM की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके बाद में इस प्रोग्राम के अंतर्गत 2012 में गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 2012 एज ईयर ऑफ इंटेंसिफिकेशन ऑफ रूटीन इम्यूनाइजेशन, यानी कि तेज़ी से इम्यूनाइजेशन करना था गवर्नमेंट को। तो 2012 के अंदर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि बहुत तेज़ी से अपने को इम्यूनाइजेशन करना है, जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है अपना। ठीक है, और इसके बाद में देखिए 2013 में क्या हुआ, इंडिया जो है जैसे साउथ ईस्ट एशिया रीजन में आता है, तो ये भी एक क्वेश्चन है, ये याद रखना कि WHO की कौन सी ब्रांच इंडिया में काम करती है। तो देखिए जो SEAR साउथ ईस्ट एशिया रीजन जो है उसमें आता है इंडिया। ठीक है, डिक्लेयर्ड कमिटमेंट टुवर्ड मीजल्स एलिमिनेशन, मीजल एलिमिनेशन जो है उसको डिक्लेयर किया। और रूबेला जो कॉन्जेनाइटल रूबेला है सिंड्रोम CRS जिसको बोलते हैं, वो 2020 तक कंट्रोल करने का लक्ष्य रखा। ठीक है, इसके बाद में जो 2014 में है, तो 2014 आपको पोलियो के लिए याद होगा कि पोलियो फ्री कर दिया गया था 2014 में इंडिया को। तो देखिए नो वाइल्ड पोलियो वायरस केस वाज रिपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री फॉर द लास्ट 3 ईयर, यानी कि 2011 में जो है वो लास्ट पोलियो का केस देखा गया, लास्ट पोलियो का केस देखा गया। ठीक है, वो कहाँ पे देखा गया, चेन्नई में, चेन्नई या मद्रास बोल सकते हो आप। ठीक है, इंडिया हैड ए हिस्टोरिक अचीवमेंट एंड वाज सर्टिफाइड एज पोलियो फ्री कंट्री, ये बात ध्यान में रखिएगा, इंडिया पोलियो फ्री कंट्री, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था, 2014 में हो गया था। अलॉन्ग विद अदर साउथ ईस्ट एशिया रीजन SEAR कंट्रीज ऑफ WHO, यानी कि जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन के जो सभी कंट्री हैं उनको पोलियो फ्री कर दिया गया 2014 में, जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड था। अब अपन बात करेंगे जो वैक्सीन आती हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर में, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले वैक्सीन अपने BCG की फुल फॉर्म क्या, बैसिलस कालमेटी गुइरिन। मैं आपको ये पहले पढ़ा चुका हूँ, जो कालमेटी और गुइरिन है ये दोनों बेसिकली साइंटिस्ट के नाम है, किसके नाम है, साइंटिस्ट के नाम है। ठीक है, इसके बाद में देखिए DPT होती है डिप्टीरिया, पर्टूसिस और टिटेनस टॉक्सोइड। ठीक है, ये पहले 3 डिजीज से बचाती थी, इसके बाद में इसको क्या कर दिया गया, इसको बना दिया गया पेंटावेलेंट, क्या, पेंटावेलेंट। अब ये बेसिकली 5 डिजीज से प्रिवेंट करती है, कौन कौन सी हैं वो, डिप्टीरिया हो गई अपनी, पर्टूसिस, टिटनेस, और इसके अलावा इसमें ऐड कर दिया गया हेपेटाइटिस B और हिब वैक्सीन को। ठीक है, ये 2 इसमें और ऐड कर दी गई और इसको नाम दिया गया है पेंटावेलेंट। तो अब DPT की जगह कौन सी लगाई जाती है, पेंटावेलेंट। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ पर्टूसिस की कुछ ही प्रोटीन काम में ली जा सकती है, कुछ ही प्रोटीन काम में ली जाती है, क्यों, क्योंकि पर्टूसिस के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में कौन सी वैक्सीन आती है अपनी, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV आती है। उसके बाद में मीजल्स, हेपेटाइटिस B, टिटनेस टॉक्सोइड और जापानीज एनसेफेलाइटिस। ठीक है, तो जापानीज एनसेफेलाइटिस जो है जैसे हाई डिजीज हो रही थी, जापानीज एनसेफेलाइटिस जो बर्डन डिस्ट्रिक्ट थे उनमें लागू की गई थी पहले हिप कॉन्टेनिंग पेंटावेलेंट वैक्सीन, ये मैं आपको बता रहा था पहले। देखिए DPT हो गई इसमें शामिल, हेपेटाइटिस B और हिब ये भी पहले सेलेक्टेड स्टेट में लागू की गई थी, अब लगभग पूरे इंडिया में लागू की जा चुकी है। ठीक है, कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो प्रोटेक्टेड होती हैं वैक्सीनेशन से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डिप्टीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस, ये किससे, DPT से। पोलियो के लिए देखिए OPV आती है, IPV आती है। ठीक है, ये 2 पोलियो के लिए आती हैं, ये इनएक्टिवेटेड होती है यानी कि किल्ड होती है, और ये लाइव होती है। OPV को साबिन वैक्सीन बोलते हैं, IPV को सार्क वैक्सीन बोलते हैं। ठीक है, ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। ट्यूबरक्लोसिस हो गई, BCG बचाती है। मीजल्स वैक्सीन हो गई, हेपेटाइटिस B से हेपेटाइटिस B वैक्सीन हो गई। जापानीज एनसेफेलाइटिस कॉमनली नाउन एज ब्रेन फीवर, क्या, एनसेफेलाइटिस क्या होता है, जो ब्रेन लेयर होती हैं उनका इन्फ्लामेशन हो जाता है, उनको बोलते हैं एनसेफेलाइटिस। तो एनसेफेलाइटिस को क्या बोला जाता है कॉमनली, ब्रेन फीवर। ठीक है, मेनिंजाइटिस एंड न्यूमोनिया कोज्ड बाय हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हिब जो वैक्सीन होती है वो किससे प्रिवेंट करती है, मेनिंजाइटिस और न्यूमोनिया से। ठीक है, जो मेनिंग्स होती हैं ब्रेन की उनका इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, मेनिंजाइटिस, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये 9 डिजीज हो गई। ठीक है,
इसके बाद में देखिए, इसके बाद में एक बहुत ही काम की चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, वीपीडी सर्विलांस के बारे में बात करते हैं। वीपीडी सर्विलांस होता क्या है बेसिकली? वीपीडी सर्विलांस होता है, ये अपने पहली बार पढ़ रहे होगे आप, मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बताता हूँ पहले तो। देखिए वीपीडी क्या होता है। वीपीडी होता है वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज सर्विलांस। ठीक है, आपने प्रिवेंट तो कर दिया डिजीज़ को, ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन उनका सर्विलांस, उनकी जानकारी भी रखना कि कितनी वो प्रोटेक्ट हो पाई है, कितनी जगह टीकाकरण हुआ है, कितनी जगह नहीं हुआ है, तो वो सब आता है वीपीडी सर्विलांस के अंतर्गत। ठीक है, इसमें क्या शामिल किया जाता है? वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज सर्विलांस सिस्टम इज नीडेड टू क्रिएट एविडेंस बेस टू एनेबल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव इंटरवेंशन। यानी कि जो काम आपने किया है वैक्सीन से रिगार्डिंग, उसका कितना आउटपुट, आपको आउटकम मिल रहा है, वो सब इसमें मॉनिटर किया जाता है। इंडिया हैज़ डिफरेंट सर्विलांस मॉडल्स। देखिए इंडिया में अभी कौन सा मॉडल चल रहा है? एक तो चल रहा है आईडीएसपी, जो अभी वर्तमान में लागू है। आईडीएसपी में क्या है? इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोजेक्ट। देखिए मैं आपको बताता हूँ आईडीएसपी में क्या क्या शामिल किया जाता है। आईडीएसपी पहले बेसिकली लॉन्च कब किया गया था? आईडीएसपी की बात करें तो आईडीएसपी लॉन्च किया गया था 2004 के अंदर। कब? 2004 के अंदर, नवंबर 2004 में आईडीएसपी को लॉन्च किया गया। आईडीएसपी की फुल फॉर्म पूछ ले तो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोजेक्ट, यानी कि सभी डिजीज का एक ही जगह सर्विलांस किया जाता है। जैसे फीवर हो गया, डायरिया हो गया, ये सब चीज़ें, कफ हो गई, ये सब चीज़ें एक ही जगह पे मेंटेन की जाती हैं, उसको आईडीएसपी प्रोजेक्ट कह रहे हैं अपन। ठीक है, आईडीएसपी इज ए केस बेस्ड सर्विलांस सिस्टम। क्या है? केस बेस्ड सर्विलांस सिस्टम फॉर डिटेक्शन ऑफ अर्ली वार्निंग सिग्नल ऑफ आउटब्रेक। कौन सी जगह पे कितना आउटब्रेक होता है, और बेसिकली इसमें लोकेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, देयर आर अदर सेंटिनल सर्विलांस सिस्टम, और कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए एनपीएस पे चल रहा है, नेशनल पोलियो सर्विलांस प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके बाद में फ्लैसिड पैरालिसिस के लिए, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस के लिए प्रोग्राम चल रहा है, मीजल सर्विलांस चल रहा है। तो ये सब चीज़ें इंडिया में पहले से ही चल रही हैं। तो डब्ल्यूएचओ और एनपीएस पे क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड नीडेड टेक्निकल एंड ट्रेनिंग सपोर्ट फॉर एएफपी एंड मीजल्स सर्विलांस। इन दोनों के लिए ही बेहतर प्रयास कर रहे हैं डब्ल्यूएचओ और एनपीएसपी। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में, जो अपना पहले पढ़ा भी हुआ है, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए बीसीजीए बेसिलस कालमिटी गुएरिन कैसी है? लिम्फेलाइज्ड वैक्सीन है। ठीक है, कैसी वैक्सीन है? लाइव वैक्सीन है। ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करती है। ठीक है, इंट्राडर्मल लगाई जाती है। ठीक है, कब लगाई जाती है? एक ही डोज लगाई जाती है एट बर्थ। अपन प्रायोरिटी देते हैं एट बर्थ, या फिर 1 साल तक, जब भी ठीक समय हो। ठीक है, अगर एट बर्थ पे नहीं लगा पाते हैं तो 1 साल तक अपन इसको लगा सकते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ओपीवी देखिए ओरल पोलियो वैक्सीन, लिक्विड वैक्सीन आती है, लाइव वैक्सीन आती है। ठीक है, पोलियोमाइलाइटिस से प्रिवेंट करती है, ओरली दी जाती है, 5 बूंद पिलाई जाती हैं। ठीक है, और 5 बार इसको पिलाया जाता है। ये बर्थ डोज होती है बेसिकली फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के लिए, और 3 डोज होती हैं 6, 10 और 14 वीक पर। कितनी? 6, 10 और 14 वीक पर। और बूस्टर डोज की बात करें तो 16 से 24 वीक पर इसकी बूस्टर डोज दी जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है अपनी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। कौन सी? हेपेटाइटिस बी, ये भी लाइव वैक्सीन है। हेपेटाइटिस बी से प्रिवेंट करती है, इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है, 0.5 ml डोज होती है, और इसकी 4 डोज लगती हैं। ठीक है, ये बर्थ डोज मानी जाती है, प्योरली बर्थ डोज इसको बोला जाता है। अब की बार नोट्स टाइम्स में जो क्वेश्चन आया कि एट बर्थ सबसे पहले डोज कौन से लगाते हैं, तो उसमें ऑप्शन तीनों ही थे, हेपेटाइटिस बी भी था, बीसीजी भी था, और जो अपनी एक ओपीवी है वो भी ऑप्शन में था। तो उसका ऑप्शन राइट होगा हेपेटाइटिस बी, क्योंकि ये बर्थ डोज होती है और विदिन 24 आवर्स इसको लगाया जाता है। एक बात इसमें और ऐड करना चाहूँगा, अगर मदर जो है वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो इसको बर्थ के 12 घंटे के अंदर ही लगा दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद में इसकी जो 3 डोज होती हैं वो होती हैं 6, 10 एंड 14 वीक पे, ये 3 इसकी डोज होती हैं। इसके बाद में देखिए डीपीटी या पेंटावेलेंट की बात करते हैं अपन। इसकी जगह आजकल पेंटावेलेंट लगाई जा रही है। कौन सी? पेंटावेलेंट। ठीक है, जो डिप्टीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस और इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और किससे प्रिवेंट करती है? हिब से। इंट्रामस्कुलरली 0.5 ml 5 डोज। ठीक है,
3 डोज एट जैसे 6, 10 और 14 पे हो गई 3 तो, और बूस्टर हो गई 16 से 24 पे और 5 से 6 साल पे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में मीजल्स की बात कर लेते हैं। मीजल्स सबक्यूटेनियस लगाई जाती है। मीजल्स वैक्सीन मीजल्स डिजीज से प्रिवेंट करती है। 2 डोज लगती हैं, एक तो 9 से 12 मंथ पे लगती है, और जो सेकेंड डोज होती है वो 16 से 24 मंथ पे लगती है। ठीक है, इसके बाद में फिर हम बात करेंगे टीटी के बारे में। टिटनेस टॉक्सोइड के बारे में बात करते हैं। टिटनेस से प्रिवेंट करती है। इंट्रामस्कुलर 0.5 ml। देखिए, इसकी 2 डोज होती हैं एडल्ट के लिए, यानी कि बच्चों के लिए होती हैं, 10 ईयर और 16 ईयर पे लगाई जाती हैं। और प्रेग्नेंट वुमन के लिए भी इसी के अंतर्गत बात कर लेते हैं। प्रेग्नेंट वुमन के लिए भी 2 डोज होती हैं। मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ आपको। एक डोज होती है एज अर्ली एज प्रेगनेंसी कंसीव्ड, जैसे आपको पता चल गया कि प्रेगनेंसी है तो उसी टाइम एक डोज आप लगा सकते हो। और जो दूसरी डोज होती है वो उसके 4 महीने बाद आप लगा सकते हो। 4 वीक बाद आप लगा सकते हो। ठीक है, यानी कि 28 डेज का गैप रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, और अगर 3 साल से पहले दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो आपको सेकेंड डोज लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि 2 डोज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बूस्टर डोज लगानी पड़ेगी आपको। क्या लगानी पड़ेगी? एक बूस्टर डोज, एक ही डोज लगानी है। तो ठीक है, ये 2 वैक्सीन अपने डिस्कस कर ली। टीटी एक तो बच्चों के लिए और एक प्रेग्नेंट वुमन के लिए। इसके बाद में बात करते हैं जापानीज एनसेफेलाइटिस के बारे में। ठीक है, जापानीज एनसेफेलाइटिस वैक्सीनेशन जो होती है वो जापानीज एनसेफेलाइटिस यानी कि ब्रेन फीवर जो होता है उससे प्रिवेंट करती है। ठीक है, सबक्यूटेनियस लिए लगाई जाती है, वही 0.5 ml। 2 डोज इसके लगाई जाती हैं, एक तो 9 से 12 मंथ पे और एक 16 से 24 मंथ पे। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में जो हिब वैक्सीन है इसको बेसिकली पेंटावलेंट के अंडर में ले लिया गया है अब तो। ठीक है, तो ये अब नहीं लगाई जाती है बेसिकली। तो ये वैक्सीन थी यूआईपी के अंडर में। इसके बाद में और कुछ बात करें, देखिए इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन आईपीवी के बारे में बात कर लेते हैं अपन। जो किल्ड वैक्सीन होती है, ठीक है, तो NTAGI ने क्या कहा, रिकमेंडेशन किया इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन आईपीवी को। ठीक है, कब किया इसको? 2016 के अंदर। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। एक आती है रोटा वायरस वैक्सीन। रोटा वायरस वैक्सीन को शामिल कर लिया गया इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। इसकी कितनी ड्रॉप? 5 ड्रॉप। कितनी ड्रॉप? 5 ड्रॉप। NTAGI रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ रोटा वायरस वैक्सीन इन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन फेज्ड मैनर। ठीक है, तो ये अब भी शामिल कर ली गई है। एक बार पीछे देखिए, मैंने आपको पोलियो वैक्सीन के बारे में बताया, यस, OPV के बारे में बताया था। तो इसकी बेसिकली 2 ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, और जो रोटा वायरस है उसकी 5 ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, पेंटावलेंट की बात कर ली, IPV की बात कर ली, रोटा वायरस की बात कर ली। जो रूबेला वैक्सीन है वो MR के इंट्रोड्यूस की गई, MR वैक्सीन यानी कि मम्स और रूबेला। ठीक है, ये कब लगाई जाए? तो फर्स्ट डोज तो है वो 9 मंथ पे, और सेकंड डोज जो है वो 16 से 24 मंथ पे। ठीक है, इसके बारे में देखिए, जो इम्प्लीमेंटेशन है रूटीन इम्यूनाइजेशन का वो इसमें पूरी तरीके से समझाया गया है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब आई? नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 में आई थी। ये CHO 2020 का क्वेश्चन है, पूछा गया था कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, इसके बाद में और कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं अपन। एक क्या आया? कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी ईयर स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर इम्यूनाइजेशन। ये कब आया? ये 2005 में आया। कब? 2005 में। और नेशनल वैक्सीन वाइल पॉलिसी कब आई? 2011 में आई। कब आई? 2011 में। और इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी कोल्ड चेन सिस्टम आपने पढ़ा होगा वैक्सीन के रिगार्डिंग। कोल्ड चेन सिस्टम जो है वो स्टोरिंग और ट्रांसपोर्ट टाइप होता है वैक्सीन के लिए। ठीक है, उसमें टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सकता है कि कितने टेम्परेचर पर किस वैक्सीन को रखना है। उसमें जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी कि मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CSC, PSC, सब सेंटर तक की जैसे ही कोल्ड चेन मेंटेन की जाती है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, देखिए PSC, CSC कोल्ड हैंडल्स, ये सब आपको पता है। ILR की फुल फॉर्म क्या होती है? आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। ठीक है, क्या? और डीप फ्रीजर होता है DF। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में इंजेक्शन सेफ्टी और वेस्ट डिस्पोजल है, इसके बारे में अपने को ध्यान में रखना है।
एक होता है सीपीसीबी। सीपीसीबी क्या होता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है सीपीसीबी। क्या होता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो गाइडलाइन बनाता है बीएमडब्ल्यू के लिए। किसके लिए? बायोमेडिकल वेस्ट के लिए। जैसे कि अपन वैक्सीनेशन करते हैं और वैक्सीनेशन साइट पे जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसके लिए गाइडलाइन कौन बनाता है? सीपीसीबी। ठीक है। बीएमडब्ल्यू के अपने 4 बैग पढ़ रखे होंगे, वो मैंने शायद डाल दिए हैं चैनल पे, उसको एक बार रिव्यू ज़रूर करना। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। AEFI सर्विलांस सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी तो एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं किससे? वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन से, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए 1988 में क्या किया कि AEFI सर्विलांस स्टार्ट किया गया इंडिया के अंदर। ये भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है कि AEFI एडवर्स इवेंट ऑफ इम्यूनाइजेशन 1988 में शुरुआत किया गया इस इंडिया में। ठीक है। 2005 में क्या किया गया? नेशनल AEFI गाइडलाइन डेवलप्ड एंड डिसएमिनेटेड, गाइडलाइन बना दी गई। और इसके बाद में 2007 में फॉर्म की गई कमेटीज कुछ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के लिए, और जो संविधान के अंतर्गत बना दिया गया 2008 के अंदर। ठीक है। इसके बाद में 2010 के अंदर क्या किया गया? गाइडलाइन को रिवाइज किया गया और उसको सर्कुलेटेड कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद में देखिए द WHO डिफाइंस, यानी कि AEFI की WHO ने डेफिनेशन क्या दी है? ए मेडिकल इंसिडेंट दैट टेक्स प्लेस आफ्टर एन इम्यूनाइजेशन कोजेज कंसर्न एंड बिलीव्ड टू बी कोज्ड बाय इम्यूनाइजेशन, यानी कि जो इम्यूनाइजेशन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं इम्यूनाइजेशन के बाद में, उसको माना है WHO ने AEFI के अंडर में। ठीक है। सेफ्टी एंड डिटेक्ट कर पाओगे इससे। और इसके अंदर क्या दिया गया है? ITSU की फुल फॉर्म क्या होती है? ITSU होता है इम्यूनाइजेशन टेक्निकल सपोर्ट यूनिट। क्या? इम्यूनाइजेशन टेक्निकल सपोर्ट यूनिट। एक होता है NRA। NRA क्या होता है? नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है। ये दिसंबर 2012 में असेसमेंट पास किया गया है इसका। और इसके बारे में अगर बात करना चाहें तो इसमें काफ़ी डिटेल में दिया गया है अपने को। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन दिया गया है, कैसे हॉस्पिटल्स कम्युनिकेशन कर सकते हैं। डेवलपमेंट किया गया है रूटीन इम्यूनाइजेशन का लोगो। इसके बाद में ये देखिए लोगो दिया गया है, ये कई बार इमेज बेस्ड में पूछ लिया जाता है, एम्स में पूछ लिया जाएगा। ठीक है। भूल ना जाना, टीकाकरण जरूर करवाना। ये नेशनल रूटीन इम्यूनाइजेशन जो है उसका लोगो है। ठीक है। इसके बाद में जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो इसमें दे दिया गया है। ठीक है। ये सब ट्रेनिंग शेड्यूल्स हैं। फार्मासिस्ट हो गए, स्टाफ नर्स, ANM, LHU, मेल, MPW, सभी के लिए ये शेड्यूल है। यानी जो सब सेंटर से लेके मेडिकल कॉलेज तक के हॉस्पिटल हैं उन सब के लिए शेड्यूल बने हुए हैं ट्रेनिंग के। ठीक है। इसके बाद में इसमें क्या दिया गया है? मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन दिया गया है, किस प्रकार से मॉनिटरिंग की जानी है। ठीक है। स्कीम रूटीन इम्यूनाइजेशन मैंने आपको बता दिया। रूटीन इम्यूनाइजेशन से क्या बेनिफिट हो रहे हैं? एक तो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है इम्यूनाइजेशन कवरेज। ठीक है। एक क्वालिटी बढ़ रही है सर्विस की। ठीक है। और क्या हो रहा है? एस्टेब्लिश हो रही है रिलायबल कोल्ड चेन सिस्टम। कोल्ड चेन बहुत ज़रूरी है सिस्टम, ये रिलायबल हो रहा है। ठीक है। एक मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस की जा रही है। ठीक है। इसके बाद में और कुछ अपन देखें। देखिए ये इवाल्युएटेड कवरेज दिया गया है। जापानीज एनसेफेलाइटिस वैक्सीन अपन ने पढ़ ली है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी डिटेल में डिस्कस की गई हैं यहाँ पे। ये देखिए कवरेज दिया गया है पूरा। तो यही था बेसिकली इसके अंडर में क्या, ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और आपके मन में जो भी अलग से क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। हम सोल्व आउट करने का उसको ज़रूर प्रयास करेंगे। और भी अगर कोई क्वेश्चंस बच गए होंगे तो एक और सेशन लेके आ जाएंगे, उसमें सभी कुछ क्लियर कर लेंगे अपन। तो हमारे साथ इतनी देर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप अभी सब्सक्राइब कीजिए द एपिक नर्सिंग को और एक बार चेकआउट कीजिए पूरी वीडियो प्लेलिस्ट, आपको काफ़ी नॉलेजेबल साबित होंगी। ठीक है। और अगर आप CHO, ESIC या फिर नोट सेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल पर वीडियोज़ काफ़ी डाली गई हैं, उनको एक बार चेकआउट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।